हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएस मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड या जेएस मिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी माना जाता है, या हम कहें इसे इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डिमांड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जेएस मिल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड भी कहा है। हम देखें इस टॉपिक को तो ये टॉपिक हम इंक्लूड करते हैं थेरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट ने अपने अपनी थिंकिंग से या अपने थॉट्स यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किस तरह से क्रिएट होते हैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जहाँ पे फर्स्टली हम देखें जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने जो एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट अपनी थॉट से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। उसके बाद हम देखें जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो फादर माने जाते हैं वो थे रिकार्डियन, जो उन्होंने अपनी इस कॉन्सेप्ट को दी थी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। जो डेविड रिकार्डो, इन उन्होंने कंपैरिजन कॉस्ट को प्रेजेंट किया। उसके बाद कई इकोनॉमिस्ट अपने अपनी सोच को आगे लेते हुए, या हम कहें रिकार्डियन थ्योरी को यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए अपने अपनी थ्योरी को आगे लेके जाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को या हम कहें कंपैरेटिव कॉस्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश की, जहाँ पे जेएस मिल भी इस कॉन्सेप्ट का एक नेक्स्ट पार्ट मानते हैं उनकी इस कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे रेसिप्रोकल डिमांड एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ कंपैरेटिव कॉस्ट यहाँ पे फिनिश होती है। जहाँ पे हेक्चर ओलिन थ्योरी जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेके भी बनी है, वो भी एक एक्सटेंशन माना जाता है यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट को लेके। तो यहाँ पे हम समझे जो जेएस मिल ने अपनी इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जहाँ पे फेल होते हैं यहाँ पे डेविड रिकार्डो, जहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट कहाँ पे और किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इस कॉन्सेप्ट को फेल होते हुए आगे लेके जाने की कोशिश जेएस मिल ने की है, और उन्होंने किस मुकाम पे लेके यहाँ पे रेसिप्रोकल डिमांड से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश हमें दिखाई देती है। तो हम एग्जैक्टली कहें जहाँ पे डेविड रिकार्डो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और उनको ही सॉल्व करने की कोशिश जेएस मिल ने की है। इसी कॉन्सेप्ट को या हम कहें इसी क्वेश्चन को आंसर देने की यहाँ पे जो जस्टिस यहाँ पे जेएस मिल ने की है, उन्होंने अपनी बुक सम अनसेटल्ड क्वेश्चंस, इस बुक में उन्होंने ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड को प्रेजेंट करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ हम मान लेते हैं। तो जहाँ पे डेविड रिकार्डो यहाँ पे फोकस करते हैं ओनली सिर्फ यहाँ पे सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई को ही यहाँ पे उन्होंने मेन यहाँ पे माना था। तो उसके अपोजिट हम देखें जो जेएस मिल है, उन्होंने फोकस किया है डिमांड को। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे सप्लाई को यहाँ पे निगलेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए किस तरह से ये थ्योरी प्रेजेंट की, जहाँ पे डेविड रिकार्डो फोकस करते हैं सप्लाई साइड को, तो जेएस मिल प्रेजेंट करते हैं डिमांड साइड को। तो ये दोनों मेथड जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस से ही उन्होंने अपनी इस कॉन्सेप्ट को जो इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से साबित यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकती है, इसको ही प्रेजेंट करते हुए दिखाई देती है। जहाँ पे डेविड रिकार्डो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब यहाँ पे दो कंट्री है, दो यहाँ पे कमोडिटी है, और यहाँ पे जब स्टार्ट होती है इंटरनेशनल ट्रेड, तब यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड को लेके या हम कहें एक्सचेंज रेट को यहाँ पे किस तरह से दो कमोडिटी को लेके कॉस्ट रेशो सेटल करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ऐसे टाइम पीरियड पे ही यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने में डेविड रिकार्डो फेल होते हुए दिखाई देती है। और यहीं पे जब डेविड रिकार्डो इनकी जो थ्योरी है ये फेल होती है, और उसको एक्सटेंड करने की कोशिश जेएस मिल करते हैं, जहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड, जहाँ पे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे जाके यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इसको ही प्रेजेंट करते हुए जो प्राइस है एग्जैक्टली कौन से मेथड पे
उस कंट्री की कमोडिटी की प्राइस होनी चाहिए और किस तरह से दोनों को यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट को लेके यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश जेएस मिल करते हुए दिखाई देते हैं। जेएस मिल ने इस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे सॉल्यूशन देने की जो जस्टिस यहाँ पे देते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे डेविड रिकार्डो फेल होते हैं और जहाँ पे जेएस मिल अपने इस थ्योरी को लेके यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए जो एक्सप्लेन देते हैं, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डिमांड भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम समझे कि रेसिप्रोकल डिमांड एग्जैक्टली क्या है। तो इसके बारे में जेएस मिल कहते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड इज़ द स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द वन कंट्रीज डिमांड फॉर अदर कंट्रीज कमोडिटी इन द एक्सचेंज फॉर इट्स ओन गुड्स एट द डिफरेंट प्राइस रेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हम समझे कि इस सिंपल भाषा में हम कहें कि इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश, जेएस मिल कहते हैं कि अगर दोनों कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो उन दोनों कंट्री की जो कमोडिटी है, इन कमोडिटी की क्या एग्जैक्टली वैल्यू है, कंपैरिजन डोमेस्टिक जो कमोडिटी है उसकी प्राइस यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या है, उसके कंपैरिजन जो फॉरेन कंट्री की जो कमोडिटी है उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है। जब दोनों की कंपैरिजन करेंगे तब यहाँ पे इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना ये उस फिक्स या एक्चुअल इस जो प्राइस रेट है इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो इससे हम दोनों कंट्री के बीच में होने वाला जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये इजीली कर पाएंगे, जहाँ पे एक्सपोर्ट कितना होगा और इंपोर्ट कितना होगा ये भी डिसाइड करने में इजीली हो सकता है। जेएस मिल अपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस टेबल का हेल्प हम ले सकते हैं, जहाँ पे हम एग्जैक्टली समझ सकेंगे कि दोनों कंट्री के बीच में होने वाली जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको किस तरह से समझ पाए और किस तरह से डिसाइड करे कि कौन सी कंट्री किस कमोडिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन करेगी और कौन से जो कमोडिटी है उसके अंदर नहीं करना चाहिए स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे दो कंट्री लिए है जो हम अज्यूम कर लेंगे कि इंग्लैंड और जर्मनी है, और दोनों जो कंट्री है ये कंट्री का टाइम पीरियड यहाँ पे 10 दिन का है और 10 दिन के अंदर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड यहाँ पे फूड यहाँ पे 10 करती है और जो क्लॉथ है ये 15 करती है। और इसी अपोजिट हम देखें तो जो जर्मनी है, जर्मनी यहाँ पे 10 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर फूड का प्रोडक्शन यहाँ पे 20 करती है और क्लॉथ का यहाँ पे जो प्रोडक्शन वो भी 20 करती है। तो कंपैरिजनली हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जर्मनी यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी यहाँ पे मजबूत दिखाई देती है, जो कंपैरिजनली इंग्लैंड यहाँ पे वीक साबित होता हुआ दिखाई देता है। बट हम देखें कि अगर जर्मनी फिर भी अगर ये जो दोनों जो कमांड उसकी है फूड पे और क्लॉथ पे, ये जो कमांड है ये कमांड होने के बावजूद भी दोनों कंट्री के बीच में अगर रेशो यहाँ पे अनसेम है, सेम नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, क्योंकि उनका रेशो में अगर प्रोडक्शन के अंदर होने वाला जो डिफरेंस है ये डिफरेंस रेशो ही प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ट्रेड करने की वजह, क्योंकि ये बेनिफिट भी देगा और ये पॉसिबल कर पाएगा कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। तो कंपैरिजनली हम देखें तो यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ पे उसकी कमांड यहाँ पे फूड से ज़्यादा क्लॉथ पे है और जर्मनी का यहाँ पे दोनों पे कमांड है, जहाँ पे फूड पे भी है और क्लॉथ पे भी है। तो इसकी जो डोमेस्टिक रेशो हम देखें इंग्लैंड का 10:15 और जर्मनी का 20:20 इस तरह से प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट हम एक्सचेंज रेशो को अगर देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि इंग्लैंड का जो एक्सचेंज रेशो है ये कहता है 1:5 और जर्मनी का 1:1। तो यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि दोनों की जो कमांड क्या है और वीकनेस क्या है। तो यहाँ पे हम देखें जो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे करने के लिए जो रेशो है, एक्सचेंज रेशो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और यही कहता है कि अगर जो जर्मनी है ये जर्मनी फूड को सपोर्ट करे, उसका ही यहाँ पे प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे, और इंग्लैंड यहाँ पे क्लॉथ को यहाँ पे प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करे। तो यहाँ पे इंग्लैंड स्पेशलाइजेशन करेगा क्लॉथ के अंदर और जर्मनी स्पेशलाइजेशन करेगा इन फूड के अंदर। तो दोनों भी अब यहाँ पे एक ही कम्युनिटी के अंदर अब
अपना 100% देंगे और अपना प्रोडक्शन लेने में एक ही कमोडिटी के अंदर करेंगे तो इन दोनों को भी बेनिफिट हो सकता है। और ये बेनिफिट साबित करने के लिए ये रेशो इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। इस तरह से हम देखें जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है ये किस तरह से वर्क करता है इस टेबल के साथ, इस हेल्प से हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से दो कंट्री के बीच में होने वाली इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से कमोडिटी की जो वैल्यू है ये वैल्यू किस तरह से यूनिट के अंदर वैल्यू बढ़ती है और किस तरह से उसके कंपैरिजनली दूसरे कंट्री की जो कमोडिटी की जो वैल्यू हो किस तरह से कम होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम देखें जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो जर्मनी है ये जर्मनी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देती है जो स्पेशलाइजेशन करेगी फूड के अंदर उसका रेशो हमने माना था 1:1। और जो इंग्लैंड है ये इंग्लैंड यहाँ पे जो क्लॉथ का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करेगा और उसका रेशो यहाँ पे 1:5 इस तरह से हमने माना। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इन रेशो के अंदर ही होगा जो यहाँ पे 1:1 और 1:5 ये जो रेशो है इस रेशो के बीच में ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनका रेशो जो इम्पोर्टेंट देती है उसकी डोमेस्टिक और फॉरेन जो कमोडिटी है इसकी जो वैल्यू है यूनिट में ये किस तरह से इम्पोर्टेंट देगी। स्टार्टिंग में हम देखें तो यहाँ पे जो जर्मनी का जो डिमांड है डिमांड 800 है यहाँ पे जो क्लॉथ को लेके है। बट यहाँ पे हम देखें जो सप्लाई ऑफ यहाँ पे जो देगा इंग्लैंड जो इंग्लैंड यहाँ पे क्लॉथ का देगा डिमांड तो यहाँ पे जर्मनी क्लॉथ की और उसका जो सप्लाई ये 1500 यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे हम देखें जो यहाँ पे स्टार्टिंग में होने वाला जो यहाँ पे ट्रेड है ये ट्रेड बेनिफिशियल है यहाँ पे जर्मनी के लिए और अनफेवरेबल रहा है इंग्लैंड के लिए। किस तरह से यहाँ पे हमें देखेंगे कि जिस तरह से रेशो यहाँ पे प्रेजेंट करता है 2:1 तो यहाँ पे इस रेशो के अंदर जो डिमांड है जर्मनी का वो 800 है और जो सप्लाई है ये सप्लाई यहाँ पे 1500 यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरह से बढ़ेगा ये रेशो बेनिफिशियल जिस तरह से होता जाएगा उस तरह से उसका जो रेशो है ये रेशो और भी कम होता हुआ और बेनिफिट देता हुआ जर्मनी को दिखाई देगा। यहाँ पे फिर रेशो 1.9:1 यहाँ पे होता है और यहाँ पे जो डिमांड है जर्मनी की बढ़ती है उसी तरह से रेशो यहाँ पे 1.8:1 यहाँ पे जो डिमांड है ये 1000 होती हुई दिखाई देती है। और उसी तरह से आगे जाते हुए जो रेशो है ये रेशो और भी यहाँ पे जो सपोर्ट देता है जर्मनी को किस तरह से और भी यहाँ पे बेनिफिशियल देगा। तो यहाँ पे जब रेशो 1.7:1 होगा तो यहाँ पे 1100 यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो 1.6:1 जब होगा तो यहाँ पे उसकी जो रेशो है ये रेशो और भी बेनिफिशियल होगा और उसकी जो डिमांड है वो ये 1250 होगी। और जहाँ पे और भी यहाँ पे 1.5:1 होगा तो यहाँ पे जर्मनी की जो डिमांड है जो डिमांड यहाँ पे क्लॉथ को लेके है वो 1400 होती हुई दिखाई देती है। इसके कंपैरिजनली हम देखें तो यहाँ पे जो सप्लाई जो इंग्लैंड कर रही है इंग्लैंड यहाँ पे जो क्लॉथ का कर रही है ये यहाँ पे 800 की डिमांड पे यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे 1500 होती है। जिस तरह से डिमांड यहाँ पे बड़ी 900 हुई यहाँ पे सप्लाई इंग्लैंड का जो जर्मनी को दिया हुआ ये 1200 हुआ। 1000 यहाँ पे जब डिमांड हुई तो यहाँ पे इज़ इक्वल होती हुई दिखाई देती है जहाँ पे इंग्लैंड भी यहाँ पे 1000 यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करती हुई दिखाई देती है। बट यहाँ पे हम देखें एक ऐसा ये रेशो है 1.8:1 यही बेनिफिशियल दोनों कंट्री के बीच में है क्योंकि इन दोनों की जो डिमांड है और डिमांड के साथ उनका जो सप्लाई है ये इक्वली ट्रीट करता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे जो रेशो है ये रेशो 1.8:1 यही सपोर्ट देता हुआ और इसी पॉइंट के अंदर दोनों भी कंट्री अपना अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। बट जिस तरह से हम देखें यहाँ पे 1100 यहाँ पे जब जिस तरह से जर्मनी की डिमांड बढ़ती है उसी पे यहाँ पे इंग्लैंड उसकी जो सप्लाई है ये सप्लाई यहाँ पे क्लॉथ के लेके 800 होती है। और भी जिस तरह से जर्मनी की डिमांड बढ़ेगी 1250 होती है उसकी
जो इंग्लैंड अब यहाँ पे सप्लाई करेगा और भी यहाँ पे घटा हुआ दिखाई देगा, जो यहाँ पे 600 दिखाई देता है। और भी आगे जाके 1.5:1 जब होता है रेशो, इसी रेशो के अंदर जहाँ पे जर्मनी यहाँ पे अपनी डिमांड यहाँ पे 1400 जहाँ पे करती है, यहाँ पे इंग्लैंड अब यहाँ पे सप्लाई देना बंद कर देता है क्लॉथ का, क्योंकि उसका जो डोमेस्टिक रेशो है ये इक्वली होता है और इसकी वजह से ही वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे वो मिलने वाला जो बेनिफिट है अब यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से उसके अपोजिट हम देखें तो यहाँ पे फूड का सप्लाई करने वाला है जो जर्मनी। अब यहाँ पे उसके अपोजिट ये जो रेशो हमने देखे, जर्मनी को यहाँ पे फेवरेबल रहा और यहाँ पे जो ट्रेड हुआ इंटरनेशनल, यहाँ पे इंग्लैंड के लिए अनफेवरेबल रहा। पर उसके अपोजिट हम देखें, जब यहाँ पे इंग्लैंड जब डिमांड करेगी, ये डिक्लेन करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो यहाँ पे कमांड है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जर्मनी का, ये स्ट्रांगली दिखाई देता है। बट उसके अपोजिट यहाँ पे इंग्लैंड का यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये वीक दिखाई देता है। उसके अपोजिट हम देखें जो फूड यहाँ पे, जब यहाँ पे जर्मनी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करेगा, उसकी कमांड यहाँ पे है और इसके कंपैरिजनली ही यहाँ पे क्लॉथ यहाँ पे वीक साबित होता हुआ दिखाई देता है, जो इंग्लैंड के लिए अनफेवरेबल रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, जब यहाँ पे रेशो 2:1 होता है तो यहाँ पे उसकी जो इंग्लैंड की डिमांड है, इंग्लैंड डिमांड करता है फूड की, तो यहाँ पे जो डिमांड है ये 3000 फूड की जो डिमांड करता है। बट उसके कंपैरिजन हम देखें, जो सप्लाई यहाँ पे जर्मनी सप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाती है, क्योंकि जर्मनी का जो रेशो है, जो डोमेस्टिक रेशो यहाँ पे 0 माना जाता है। और इसी सिचुएशन में यहाँ पे जो सप्लाई है, ये सप्लाई फूड का यहाँ पे नहीं करने की वजह यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे जब इंग्लैंड अपनी डिमांड यहाँ पे घटी हुई और भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे जो कमांड है, ये कमांड यहाँ पे जर्मनी के हाथ में है और इंग्लैंड यहाँ पे वीकनेस साबित होता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह से ही उसकी डिमांड इंग्लैंड की और भी फूड के लेके यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे 1.9:1 जब यहाँ पे रेशो होता है तो उसकी इंग्लैंड की डिमांड फूड को लेके यहाँ पे 2280 होती है और उसका जो सप्लाई है, सप्लाई जर्मनी यहाँ पे 1710 यहाँ पे देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो सप्लाई है अब यहाँ पे सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी कमांड जर्मनी की है। और इसकी वजह से कंपैरिजनली जब यहाँ पे फूड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है तो क्लॉथ यहाँ पे वीकनेस साबित होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे रेशो 1.8:1 जब होता है तब इंग्लैंड यहाँ पे अपनी जो डिमांड है और भी डिक्लेन करती हुई जो 1800 यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। और उसके बतौर अगर हम देखें, जो सप्लाई है जर्मनी का, ये भी सेम होता हुआ 1800 दिखाई देता है। तो ये एक बेनिफिशियल यहाँ पे रेशो यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई देता है, जो दोनों के लिए, जो जर्मनी का जो डिमांड और सप्लाई है और इंग्लैंड का डिमांड और सप्लाई, ये दोनों भी रेशो ये सही साबित होता हुआ जो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बट इसके आगे जाके और भी हम देखें, अगर रेशो और भी घटता है तो ये रेशो 1.7:1 जब होता है तो यहाँ पे इंग्लैंड अब अपनी डिमांड और भी घटती हुई दिखाई देती है, 1360 होती है। और उसकी कंपैरिजन यहाँ पे जो फूड है उसका जो कमांड है, ये कमांड 1870 दिखाई देता है। तो और इसी तरह जिस तरह से इंग्लैंड और भी यहाँ पे डिमांड उसकी डिक्लेन करके 960 जब होती है, तब यहाँ पे जो रेशो है 1.6:1 जब होता है, तब और भी यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे जर्मनी का स्ट्रांगली होता है और साबित होता है। और इसका जो डिमांड है फूड को लेके यहाँ पे 2000 होता हुआ दिखाई देता है, जो कंपैरिजनली यहाँ पे इंग्लैंड अपनी कमांड यहाँ पे लूज़ करता हुआ दिखाई देता है। और जो लास्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे रेशो 1.5:1 जब होता है, तब यहाँ पे इंग्लैंड अपनी जो डिमांड है 800 करता है। बट उसके अपोजिट यहाँ पे जो जर्मनी का जो सप्लाई है फूड को लेके, ये 2100 होता हुआ दिखाई देता है, जो और भी बिगर दैन दिखाई देता है। जो यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड यही कहता है कि दोनों कंट्री के बीच में जो दोनों कमोडिटी है, ये दोनों कमोडिटी किस तरह से प्रेजेंट करेगी अपने कमांड को लेके, और उनका रेशो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो कंपैरिजनली जो फॉरेन कमोडिटी है उसके कंपैरिजनली हमारी
कंट्री की जो कमोडिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी बन पाती है, उसके अपोजिट ये भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इस थ्योरी को डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्हें जेस मिल भी नाम से पहचानते हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनकी जो बॉर्न हुआ था, उनका बॉर्न 1806 में हुआ, उनकी डेथ 1873 में। उनकी नेशनलिटी यहाँ पे ब्रिटिश रह चुकी है। उनकी फील्ड क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बतौर रह चुकी। उनका मेन इंटरेस्ट हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स, लॉजिक्स, इथिक्स और पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट रह चुका है। उनके आइडियाज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जहाँ पे ऐसे ऑन द सम अनसेटल्ड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो उन्होंने उनका बुक पब्लिश किया था 1844 में, और जो इम्पोर्टेंट उनकी जो बुक्स मानी जाती है, जिसे कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1848 में पब्लिश की गई थी। उनका कंट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ पे जेस मिल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जेस मिल थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, जो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेन के साथ साथ भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। तो इस तरह से हम देखें जो कंट्रीब्यूशन है जेस मिल का इकोनॉमी के अंदर एक इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानी जाती है इकोनॉमी के अंदर। इस तरह से हम देखेंगे जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है ये किस तरह से वर्क करता है, जो जेस मिल अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस डायग्राम को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड किस तरह से वर्क करता है, जहाँ पे दोनों भी यहाँ पे कंट्री अपनी अपनी इस स्ट्रेंज को और रेसिप्रोकल डिमांड जो इलास्टिसिटी कितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यही प्रेजेंट करती है इस डायग्राम के साथ। जहाँ पे A1 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ द कंट्री ए, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई कमोडिटी को किस तरह से प्रेजेंट करती है कंट्री ए, इसको ही यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे जो कंट्री ए है इसकी ओ मानी जाती है, जहाँ पे कंट्री जो बी है इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे O1 को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे कंट्री ए है, कंट्री का यहाँ पे पीपीसी कर्व यहाँ पे A1 माना जाएगा, तो कंट्री बी का यहाँ पे जो पीपीसी कर्व, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे B1 माना जाएगा। तो इस तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि कंट्री ए का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे एक्स कम्युनिटी के अंदर हो जाता है, और कंट्री बी का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे वाई कम्युनिटी के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे A1 जो है ये यहाँ पे B के बराबर माना जाएगा, जो यहाँ पे एक ही पॉइंट के अंदर यहाँ पे दो नेम दिए गए हैं। A1 जो B है ये दोनों इक्वली ट्रीट करेंगे एक ही पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें जो A1 जो है ये पीपीसी कर्व यहाँ पे A का ए प्रेजेंट करेगा, जो बिफोर कंडीशन है ट्रेड के साथ साथ, और जो B1 जो यहाँ पे पीपीसी कर्व यहाँ पे B कंट्री का माना जाएगा। दोनों भी यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे बिफोर ट्रेड के जो इंटरनेशनल ट्रेड से पहले की कंडीशन को प्रेजेंट करता है। और इसके बीच के अंदर का जो पोर्शन है जो A1 B1 या हम कहें A1 B1, इस पोर्शन के अंदर जो यहाँ पे जो एरिया जो बनता है इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ट्रेडिंग एरिया, या हम कहें जो A B B1 ये एरिया भी सेम माना जाएगा, जो पोटेंशियल ट्रेडिंग एरिया इस तरह से माना जाता है। इस तरह से हम देखें जो कंट्री ए है इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी को लेके जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो ओडी है, ओडी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स को लेके यहाँ पे बिफोर कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करती है, और सी डी जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है जो क्वांटिटी ऑफ वाई को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ओ डी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो कंडीशन है ये कंडीशन यहाँ पे एक्स कमोडिटी को प्रेजेंट करती है, और वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे सी डी है, सी डी यहाँ पे क्वांटिटी वाई को प्रेजेंट करती है, जो यहाँ पे बिफोर कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे दिखाई देता है कंट्री ए का, जो यहाँ पे अब्सेंस माना जाएगा ट्रेड, फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड का। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जब कंट्री ए को यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे अचीवमेंट करना है, तो रिक्वायरमेंट करना है मोर क्वांटिटी ऑफ वाई
यहाँ पे जो सीडी है, सीडी से भी यहाँ पे और भी ज़्यादा वाई कमोडिटी यहाँ पे अचीवमेंट करना है, तो एडिशनल डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो वाई है, वाई यहाँ पे कमोडिटी की, तो यहाँ पे अचीवमेंट करेंगे। यहाँ पे कंट्री जो बी है, इससे तो हम सेक्रीफाइस करेंगे, कंट्री जो ए है सेक्रीफाइस करेगा कमोडिटी एक्स को लेके। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कंट्री ऑफर कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रेजेंट करती हुई, और गिव अप करती है एस कमोडिटी फॉर कमोडिटी वाई क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें जो A1CR है, जो A1CR जो यहाँ पे ऑफर कर्व बनता है कंट्री ए के लिए यहाँ पे। और उसी तरह से हम देखें तो यहाँ पे CA1 जो पार्ट बनता है, ये पार्ट है इमेजिनरी कर्व यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। और जो CR जो यहाँ पे है वो TOT जो टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे फेवरेबल रहता है कंट्री ए के लिए। तो यहाँ पे हम उसी तरह से हम देखें जो इस तरह से जब यहाँ पे कंट्री ए अपना प्रेजेंट करती है ऑफर कर्व, तो यहाँ पे जो CR जो यहाँ पे एडिशनल जो क्वांटिटी यहाँ पे देती हुई दिखाई देती है कमोडिटी वाई के लिए। तो उसी तरह से जो कंट्री बी है, कंट्री बी का भी यहाँ पे ऑफर कर्व यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बन पाएगा, जहाँ पे BC1R जो है ये ऑफर कर्व यहाँ पे बी कंट्री के लिए यहाँ पे बनता है। और उसी तरह से जो हम देखें जो BC1 जो पार्ट है, ये पार्ट इमेजिनरी कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और जो C1R जो है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे फेवरेबल रहेगा कंट्री बी के लिए। तो यहाँ पे हम देखें जो दोनों भी कंट्री का जो ऑफर कर्व है यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। यहाँ पे जो R पॉइंट यहाँ पे बन पाता है, दोनों भी कर्व यहाँ पे जो A1 या हम कहे B इस पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, और दोनों भी यहाँ पे कर्व आगे जाके यहाँ पे जो R पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो R हम कहे और जो A1 जो है, जो या हम कहे B उसे प्रेजेंट करते हुआ दिखाई देगा। तो ये कहता है कि एक्चुअल एक्सचेंज रेशो यहाँ पे प्रेजेंट करता है दोनों कंट्री के बीच की जो कमोडिटी है और जो कंट्री है, दोनों का यहाँ पे जो R पॉइंट यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज रेशो को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस डायग्राम को और भी इजीली समझने के लिए ये डायग्राम अब हमें हेल्प कर पाएगा कि किस तरह से दोनों भी कंट्री का जो यहाँ पे जो लॉ है रेसिप्रोकल डिमांड किस तरह से वर्क करता है, ये और भी बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे जेस मिल हमें एक्सप्लेन करते हैं रेसिप्रोकल डिमांड जो यहाँ पे यूज़ करते हैं मार्शलियन जो एजवर्थ है इनका ऑफर कर्व के साथ साथ ये प्रेजेंट करता है। तो ये ऑफर कर्व डिस्क्राइब करता है डिफरेंस यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऑफ द बोथ कंट्रीज़ जो उनके प्रोडक्ट है, ये जो कमोडिटी है उसका जो ऑफर कर्व यहाँ पे दोनों भी कंट्री एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जहाँ पे एक्सप्लेन करता है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है जो दोनों कंट्री के बीच में जो कंट्री ए और बी यहाँ पे एक दूसरे को रिलेट करती है, जो दोनों कमोडिटीज़ है एक्स और वाई को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो हम स्टार्टिंग में हम देखें जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स कमोडिटी जो कंट्री ए का यहाँ पे एक्सपोर्टेबल यहाँ पे माना जाता है, तो एक्स कंट्री के साथ यहाँ पे जो बी कंट्री है इसका जो यहाँ पे इंडिकेशन है ये वाई एक्सिस पे दिखाई देगा, जो वाई कमोडिटी को प्रेजेंट करता है। जो यहाँ पे बी कंट्री का जो एक्सपोर्टेबल है वो कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो बिफोर यहाँ पे जो ट्रेड है, ये ट्रेड होने से पहले जो यहाँ पे डोमेस्टिक यहाँ पे जो उनका जो प्रोडक्शन था, ये प्रोडक्शन जो एक्स जो ए कंट्री है, ए कंट्री का यहाँ पे जो ट्रेड है, ये जो कर्व है यहाँ पे ओ आर को प्रेजेंट करता है। और जो बी कंट्री है, बी कंट्री का यहाँ पे जो ट्रेड यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन कर्व है यहाँ पे ओ एस को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो उसके बाद हम देखें जो एक्स कमोडिटी के लिए ए एस यहाँ पे एक्सपोर्टेबल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल को यहाँ पे मेजर किया जाएगा। तो वाई जो कमोडिटी है इसका यहाँ पे कंट्री बी यहाँ पे एक्सपोर्टेबल यहाँ पे वर्टिकल स्केल से यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। और उसी के साथ हम देखें जो ओ ए जो प्रेजेंट करता है यहाँ पे कंट्री ए का ऑफर कर्व, तो ओ बी ये प्रेजेंट करता है कंट्री बी का यहाँ पे ऑफर कर्व। तो इस तरह से हम देखें जो
ओ ए है या ओ बी है, ये इंडिकेट करते हैं डिफरेंस यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो दूसरे कंट्री के साथ, जो फॉरेन कंट्री के साथ उनका ऑफर कर्व किस तरह से यहाँ पे रहेगा, और उसी के साथ जो एक्सचेंज रेट है ये वेरियस क्वांटिटी के साथ किस तरह से प्रेजेंट करता है कमोडिटी को लेके, जो उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना रोल निभाती है, जहाँ पे दोनों भी यहाँ पे जो कर्व है ओ ए और ओ बी ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे सी पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ हम जब स्ट्रेट लाइन अब खींचेंगे तो हमें मिलता है ओ सी। ये ओ सी यहाँ पे प्रेजेंट करता है जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है, जहाँ पे हम देखें जो यहाँ पे जो ओसी है, ये ओसी इन दोनों कंट्री के बीच की यहाँ पे टीओटी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्पोर्टेंट किस तरह से माना जाता है, और इसी से ही उसका जो सी पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इंटरनेशनल ट्रेड होने से पहले की सिचुएशन को अगर हम मान लेते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब यहाँ पे कंट्री ए जब यहाँ पे कमोडिटी एक्स को यहाँ पे अपना यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है, तो उसकी कंट्री ए के लिए जो एक्स कमोडिटी है वो ओ क्यू इतनी यहाँ पे उसकी एक्स कमोडिटी को प्रेजेंट करता है, और उसको मिलते हैं वाई कमोडिटी जो क्यू डी इतनी ही मिल पाती है। तो इसके अपोजिट हम देखें जो कंट्री बी है, कंट्री बी को यहाँ पे ओ क्यू इतनी एक्स कमोडिटी के लिए उनको यहाँ पे जो मिलता है वाई कमोडिटी वो है ई क्यू इतनी क्वांटिटी यहाँ पे, जो यहाँ पे बिफोर जो इंटरनेशनल ट्रेड होने से पहले की कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करता है। जिस तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है और जो यहाँ पे उनका ऑफर कर्व एक दूसरे के साथ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने के साथ एक पर्टिकुलर ऐसी कमोडिटी जो कंट्री ए जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करेगी एक्स कमोडिटी को, और जो बी कंट्री है ये स्पेशलाइजेशन करेगी वाई कमोडिटी के अंदर। तो यहाँ पे सिचुएशन अब चेंज होती है, और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे जो सी पॉइंट को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, और दोनों भी यहाँ पे कर्व एक दूसरे को यहाँ पे सी पॉइंट को इंटरसेक्ट करने के साथ साथ दोनों का ऑफर कर्व यहाँ पे हमें मिल पाता है। जो कंट्री ए का जो ऑफर कर्व है ओ ए है, और बी कंट्री का ऑफर कर्व यहाँ पे ओ बी यहाँ पे मिल पाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों भी कंट्री अब यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंडीशन के अंदर है, क्योंकि अब यहाँ पे कंट्री ए को यहाँ पे ओ क्यू इतनी जहाँ पे एक्स कमोडिटी को मिलने के लिए अब उन्हें एडिशनल यहाँ पे वाई कमोडिटी जो क्यू सी इतनी मिल पाती है। पहले हमें जो कंट्री ए के लिए यहाँ पे एक्स कमोडिटी यहाँ पे ओ क्यू के लिए उनको वाई कमोडिटी क्यू डी इतनी मिल पाती थी, अब यहाँ पे ओ क्यू इतने एक्स कमोडिटी के साथ अब उन्हें वाई कमोडिटी यहाँ पे क्यू सी इतनी मिल पाती है। तो इसके साथ अब कंट्री बी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंडीशन के साथ मिल पाती है, जहाँ पे कंट्री अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर अब यहाँ पे कंट्री बी जो यहाँ पे एक्स कमोडिटी ओ क्यू इतनी कमोडिटी के लिए वाई कमोडिटी यहाँ पे क्यू ई इतनी यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती थी और इतना मिल पाता था। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होने के साथ साथ अब यहाँ पे ओ क्यू इतनी एक्स कमोडिटी के लिए कंट्री बी अब यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री है या कंट्री बी है उसको अब यहाँ पे सी क्यू इतनी ही वाई कमोडिटी देगी, और इससे उसको बेनिफिट मिल पाया वाई कमोडिटी ई सी इतनी उसकी बेनिफिट उसका सेव होता हुआ दिखाई देता है। फर्स्टली यहाँ पे जब बिफोर कंडीशन यहाँ पे ई क्यू इतनी अमाउंट यहाँ पे वाई को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता था, अब यहाँ पे उसको देना है जो सी क्यू इतना ही अमाउंट यहाँ पे वाई कमोडिटी का देना है। तो ई सी इतना जो अमाउंट है यहाँ पे वाई कमोडिटी का अब उसका कंट्री बी का सेव हो रहा है, और इसके अपोजिट हम देखें कंट्री ए का जहाँ पे यहाँ पे डी सी इतना एडिशनल वाई कमोडिटी उसको कंट्री ए को मिल पा रही है। तो इन दोनों को इस सिचुएशन में यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ साथ दोनों भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंडीशन में माने जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।